जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। दिस इज मानवेंद्र प्रताप सिंह एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। आगे बढ़ें उससे पहले कुछ बातें ये हैं कि भैया लेट्स डे ड्रीम के क्वेश्चन का जवाब दे दिया करो, नहीं अच्छा लगता है तो बताओ, मैं हटा देता हूं, है ना। ठीक है, चलिए इसी के बाद शुरुआत करते हैं हमारी सेशन की। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी में। आज की जो हमारे सेशन की शुरुआत है वो हमारे आज की मोटिवेशन थॉट से होने वाली है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला जो हमारा आज का जो मोटिवेशन थॉट से हम शुरुआत करेंगे, सबसे पहली जो चीज है, डोंट जज ईच डे बाय द हार्वेस्ट यू रीप बट बाय द सीड्स दैट यू प्लांट। ये बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे कही गई है और एक किसी दोस्त का सजेशन था कि सर किसी फेमस पर्सनालिटीज के द्वारा जो कोई कमेंट्स किए गए हो उसको आप बताइए, कुछ उसको शेयर करिए जिसको हम आगे यूज कर सकें अपने आंसर्स में। तो आप यहाँ पे मैं उसी तरीके कोशिश कर रहा हूँ कि भाई जो कोई फेमस पर्सनालिटीज हैं उनके द्वारा कोई बात कही गई है तो हम उसको यहाँ पे कोट करते हैं। वैसे बात बहुत ही शानदार है, मतलब दिन की शुरुआत इससे अच्छी बात से आई डोंट थिंक हो सकती है। बहुत लोग क्या करते हैं ना कि तुरंत फल की चिंता मतलब करने लग जाते हैं, कर्म पे ध्यान नहीं देते हैं। एक बड़ा अच्छा वो है संस्कृत शायद वाक्य है, कर्मण्येवाधिकार अस्ति महाफलेषु कदाचन, कि भैया कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर आप ये सोचते रहोगे ना कि भैया आज मैंने 6 घंटे पढ़ा और आपने कोई 50 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करी, नहीं हुए, तो आप टेंशन में आ जाओगे। भाई एक दिन में थोड़ा होता है, समय लगता है, घड़ा भरने में पानी भरने में समय लगेगा ना, तो लगे रहो, मेहनत करे रहो, आज नहीं तो कल मिलना है। डोंट थिंक कि आपको रिजल्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आपका काम है मेहनत करना, वो आप करो, सीड्स उगाते चलो, आज नहीं तो कल मेहनत करोगे सफलता तो मिलेगी। डे ड्रीम का क्वेश्चन आज फिर मेरा सेम है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सोच के देखो भाई, अगर तुम उस पोजीशन में होगे तो क्या करोगे, क्या सजेस्ट करोगे। अब जो सिचुएशन है भारत के अंदर, उसमें फार्म लॉज को इम्प्लीमेंट करना तो है और कुछ चीजें बिल्कुल सही भी हैं, आज एक एडिटोरियल भी डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड। तो अब ये सिचुएशन जब हाथ से निकल रही है तो कैसे क्या किया जाएगा। इवन अब तो यहाँ तक धमकी दे दी गई है यूनियंस के द्वारा कि दिल्ली से बाहर जाने वाले रास्तों को ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो आप सोचो ट्रांसपोर्टेशन में कितना दिक्कत होने वाला है। तो ये सब सिचुएशन को आप किस तरीके से टैकल करोगे, यही तो आपका काम है भैया। इसी के लिए तो एग्जाम कर रहे हो, इसी के लिए तैयारी कर रहे हो, बन जाओगे तब करना पड़ेगा ना। तो सोचो, बताओ। चलिए, जिन लोगों को नहीं पता है, डे ड्रीमर्स इनिशिएटिव जिसके अंदर हम ये करते हैं कि भैया आप लोगों को मैं कोशिश करता हूं कि आप थोड़ा सा एक दिन में एक बार सपना देखो कि आईएएस बनोगे तो कैसा फील करोगे, क्या करोगे, जिससे कि आपको मोटिवेशन मिले यूपीएससी क्रैक करने के लिए। चलिए ठीक है, इंडिया का बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो भैया वेट पता नहीं किस चीज का कर रहे हो, मुझे तो नहीं पता है। जाइए सब डाउनलोड करिए इस ऐप को, कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं, आप इन टीचर से पढ़ाई कर सकते हैं, आप इनसे पढ़ने का मौका प्राप्त कर सकते हैं बाय टेकिंग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, उसके बाद आप आराम से अनअकैडमी के थ्रू अपने यूपीएससी की जर्नी को ईजी बना सकते हैं। 12 मंथ का कोर्स 49,500, 24 मंथ का 72,000, 36 मंथ का 90,000। बट बात यही नहीं रुकती है, आपने यहाँ पे कोड यूज करना है MPS एंड यू विल गेट 10% का डिस्काउंट। उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, प्लस मेरा कोड यूज करने से आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मिलेगी वो मिलेगी मेरी पर्सनल गाइडेंस, मेरी पर्सनल मेंटरशिप। मैं आपको समय समय पर गाइड करता रहूंगा, ठीक है। इसके बाद आप चाहें तो अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। गाइस, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर क्या है, इसमें आपको टीचर से 1-to-1 मेंटरशिप मिल जाती है, आप आंसर राइटिंग लिखेंगे तो वो चेक हो सकती है। इसका भी कॉस्ट देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें आपने MPS कोड यूज करना है, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, प्लस मेरी गाइडेंस तो इन सब टीचर्स जो आपको गाइड करेंगे उसके ऊपर से मिलती ही रहेगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अनअकैडमी का ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं अगर आप ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं विद अनअकैडमी। तो जाइए चेक करिए, वैसे तो मोस्ट ऑफ द ऑप्शनल हमने कवर कर रखे हैं और अगर आपका ऑप्शनल हम तैयार करा रहे हैं तो जाइए सब्सक्रिप्शन लीजिए, सेम चीज कोड यूज करोगे 10% का डिस्काउंट मिलेगा, मस्त अपनी तैयारी कर सकते हो, है ना। तो अब आपके ऊपर है, आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, मानवेंद्र प्रताप सिंह से मेरी वहां पे ID है। और आप इस सेशन की PDF के लिए मुझे अनअकैडमी मानवेंद्र पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल है जहां से आपको इस सेशन की PDF जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। पॉलिटी की क्लास हमारी यहाँ पे होती है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, फ्री स्पेशल क्लास होती है जो प्रॉब्ली 2-3 दिन में शुरू हो जाएगी और 1 घंटे की क्लास होती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको अटेंड कर सकते हैं। ऑलरेडी 20 लेक्चर्स हो चुके हैं तो आप उनको जाके देख सकते हैं। चलिए, तो आज का जो फ्रंट पेज है कुछ इस तरीके से है, देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रंट पेज से हमें कवर करनी है। तो ये तो देखो न्यूज है ही है, इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है।
जो फार्मर्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ आई है, ठीक है। इसके बाद ये ठीक है, इसको डिस्कस किया जाएगा, यहाँ पे ये भी देख लेंगे, वैसे तो कुछ खास नहीं है। लिखा हुआ है हेल्थ मिनिस्ट्री इश्यूज नॉर्म्स टू कर्व वायरस स्प्रेड मार्केट्स, ठीक है, मतलब है ना। यहाँ पे एक और साइक्लोन आने के चांसेस दिखाए जा रहे हैं किधर, तमिलनाडु केरला के पास, और उसी के लिए थोड़ा सा सचेत कर दिया गया है। यहाँ पे जिस तरीके से पेंडेमिक की वजह से मैरिज इंडस्ट्रीज जो है, वेडिंग इंडस्ट्री जो है वो डैमेज हुई है, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। क्रॉस बॉर्डर टेरर बिगेस्ट चैलेंज फॉर एससीओ रीजन, वेंकिया साहब ने हमारे ये बोला है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। मामला क्या है, पहले तो थोड़ा सा एससीओ के बारे में बात करते हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, शंघाई में। ऐसा मुझे भी लगता था कुछ साल पहले तक। नाम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, बट इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में, ठीक है। एक आज का आप लोगों को कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन है, बताना ये क्या है, चूहा मत लिख देना, है ना, ये क्या है कमेंट सेक्शन में बताना। तो एससीओ जो है इसको लास्ट में हमारी इंडिया एंड पाकिस्तान ने 2017 में ज्वाइन किया था, और इंडिया एंड पाकिस्तान की बिल्कुल बनती नहीं है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये तो आपको पता ही है। अभी क्या है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं उन्होंने चाइना को टारगेट करते हुए ये बोला है कि टेररिज्म जो है बिगेस्ट पाकिस्तान को आप कह सकते हो रेफर करते हुए बात बोली है, क्योंकि डायरेक्टली नाम तो लेते नहीं है, कि भैया टेररिज्म जो है बिगेस्ट चैलेंज है, ऐसे कुछ स्टेट्स जो टेररिज्म को फंडिंग कर रहे हैं जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है, एसेट्रा एसेट्रा, ठीक है। अब ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक पर्सपेक्टिव क्रिएट करने के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी चीज क्या हुआ कि इमरान खान ने जो है ये मीटिंग को स्किप किया, उनकी जगह पे उनके एक रिप्रेजेंटेटिव वहां पे आए थे, तो शायद फॉरेन सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने भी इंडिया के ऊपर काउंटर किया। उन्होंने बोला कि भैया हमारे देश में कोई बाहरी कंट्रीज जो हैं वो आतंक फैलवा रही हैं, इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट करवा रही हैं, ठीक है। तो ये बात थी, बढ़ते हैं आगे। इसके बाद प्ली टू मेंटेन डेटा, वैसे टेरर की बात आ रही है पाकिस्तान में तो आपको पता ही है ना, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है। आज एफएटीएफ का भी एक आर्टिकल आया हुआ है, इंपॉर्टेंट नहीं था, उसमें बस ऐसे लिखा हुआ है कि टेररिज्म को रोकना बहुत जरूरी है, एसेट्रा एसेट्रा, हिंदू के अंदर। तो पाकिस्तान को एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट में डाला है, क्या पता ब्लैक लिस्ट में भी आ जाए। एफएटीएफ किसी भी कंट्री को ग्रे लिस्ट में क्यों डालती है, वो इसलिए डालती है कि बाहरी कंट्रीज के बाद पता पड़ जाए कि भैया अगर तुमने इस कंट्री को पैसा दिया तो ये पैसा जो है टेररिज्म को प्रमोट करने में यूज हो सकता है। अगर कोई कंट्री ब्लैक लिस्ट में चली गई, दैट मीन्स कि भैया डेफिनेटली ये पैसा यूज करेंगे टेररिस्ट फंडिंग के अंदर। ग्रे लिस्ट में तब भी एक होप रहती है कि भैया शायद कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला आर्टिकल जो है वो है प्ली टू मेंटेन डेटा ऑन ट्रांसजेंडर प्रिजनर्स। ये बड़ा अच्छा एक कदम उठाया गया है, एक लॉ स्टूडेंट के द्वारा उन्होंने केस फाइल किया था और दिल्ली हाई कोर्ट के सामने, कि जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है, एनसीआरबी है, भाई देखो ये जो रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं सिर्फ दो कैटेगरी में, मेल और फीमेल। यहाँ पे इंडिया में एक कैटेगरी और है ट्रांसजेंडर, और एक्चुअली नेचर की भी जो नेचर के द्वारा भी एक कैटेगरी बनाई गई है, वो ट्रांसजेंडर बनाई गई है। नाम आप कुछ भी कह दो, बट नेचर भी हमारे यहाँ पे तीन तरीके की जो आप कह सकते हो कि सेक्स को बताता है, क्रिएट करता है, मेल फीमेल एंड तीसरा जो इसका नाम अभी रखा गया है ट्रांसजेंडर। तो ये जो एनसीआरबी है ये मेल और फीमेल की कैटेगरी में ही अभी तक प्रिजनर्स को लिस्ट करती थी। अब आप एक बात समझिए कि जब तक इन लोगों को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, ट्रांसजेंडर लोगों को एज ए डिफरेंट कैटेगरी, तब तक इनके ह्यूमन राइट्स की तो बात ही क्या करेंगे। आप सोचो किसी ट्रांसजेंडर को अगर मेल के साथ रख दिया, किस बेसिस पर रख रहे हैं, अब उसका कितना हरेसमेंट हो सकता है, मेल प्रिजनर्स के साथ उसका कितना हरेसमेंट हो सकता है। किसी ट्रांसजेंडर को फीमेल प्रिजनर्स के साथ रख दिया और कैटेगराइज नहीं किया वो फीमेल है कि भैया मेल है, तो आप सोचिए कि भैया उसके साथ भी कितना ज्यादा यहाँ पे हरेसमेंट हो सकता है। इसीलिए ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की एक अलग से लिस्ट हो जिसमें उनके बारे में लिखा हो, और फिर उनको भी रखने का एक अलग से प्रॉपर बनाया जाए कि जहां पे सिर्फ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी रहे, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे पूरी सामने आ रही है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, ऐसे तो डायरेक्टली अपने लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इस तरीके की चीजें आप अपने आंसर राइटिंग में कहीं यूज कर सकते हो। इसके बाद क्या है, नो सेपरेट फ्लैग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर नागालैंड सेज गवर्नर। नागालैंड के गवर्नर जो हैं आर एन रवि जी का नाम आपने वैसे बहुत बार सुना होगा। ही इज द इंटरलोकेटर बोलते हैं, इंटरलोकेटर समझते हो, मीडिएटर, सरकार और नागा के जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में जो शांति पीस स्टेब्लिश कराने के लिए।
तो इन्होंने यहाँ पे साफ साफ खारिज कर दिया कि भैया अगर तुम ये डिमांड कर रहे हो कि तुम्हें अलग से कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, तुम्हें भारत के अंदर एक अलग से फ्लैग चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। इन्होंने साफ साफ कहा कि जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिंपल एक बात को प्रमोट करता है कि इंडिया जो है वो एक है और यहाँ पे एक ही फ्लैग होगा, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। तो ये बात इन्होंने कहा। वैसे तो देखो नागालैंड का जो पूरा हिस्ट्री है उसको पढ़ाने के लिए कम से कम 1.5 से 2 घंटा चाहिए आपको पूरी कहानी समझाने के लिए, लेकिन मैं आपके दिमाग में इस आर्टिकल को समझ तो चुके ही हो आप, वैसे आप में से बहुत लोगों को ऑलरेडी पता होगा कितने एडिटोरियल्स आए हुए हैं, लेकिन तब भी मैं आपको एक बेसिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे देता हूं कि नागालैंड की जो कहानी है ना वो क्या है। तो देखो नागा हिल्स जो है ना ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बना था 1881 में। कब बना था? 1881 में, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद नागा ट्राइब्स टुगेदर इकट्ठा हुई और उन्होंने कहा कि हम नागा क्लब बनाएंगे 1918 में। क्यों हुआ? इन्होंने कहा कि भैया देखो नागा जो अलग अलग ट्राइब्स थे वो इकट्ठा हुए, उन्होंने कहा कि अपने राइट्स भैया अपन ही प्रमोट करेंगे, कोई और तो अपना ध्यान रखेगा नहीं। तो इन्होंने स्थापना करी नागा क्लब 1918 में। नागा क्लब ने भी साइमन कमीशन को रिजेक्ट किया 1929 में और उनसे कहा कि भैया हमें छोड़ दो, हम हमारी चीजें अपने हिसाब से चला लेंगे। इसके बाद नागा क्लब जो है इसका नाम बदल के हो गया नागा नेशनल काउंसिल NNC इन 1946। फिर सुनिएगा, अंडर द लीडरशिप ऑफ अंगामी जापू फिजो द NNC को नागा नेशनल काउंसिल को अब मैं NNC बोलूंगा, कंफ्यूज मत होना। उन्होंने नागालैंड को एक इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया अगस्त 14, 1947। उस समय किसका इंडिपेंडेंस डे? जल्दी बताओ, सोच लो, पता ही होगा, है ना। एंड कंडक्टेड अ रेफरेंडम इन May 1951। रेफरेंडम समझते हो ना, जनता में वोट कराना कि भैया आप क्या चाहते हो। तो जनता ने यहाँ पे कहा कि भैया 99.9% जो आंकड़े इन्होंने दिखाए उसके अनुसार वो चाहते थे कि नागालैंड जो है वो एक सोवरेन स्टेट बने, वो इंडिया का पार्ट ना रहे, ऐसा इन्होंने बोला। एंड नागा सपोर्टेड अ सोवरेन नागालैंड। ऑन March 22, 1952 फिजो, वही फिजो साहब, formed the underground Naga Federal Government NFG and the Naga Federal Army। यहाँ पे अंडरग्राउंड क्यों बोला? क्योंकि देखियो भाई इंडियन गवर्नमेंट तो अलाउ नहीं करती ना, हम तो अपना ही पार्ट मान रहे थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने एक पैरेलल गवर्नमेंट बनाने का प्रयास किया, एक आर्मी क्रिएट करने की कोशिश करी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी आर्मी भेजी इस इंसर्जेंसी को खत्म करने के लिए 1958 में और आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट वहां पे लगा दिया। In 1975 when the government signed the Shillong Accord, इसमें क्या हुआ, इसमें NNC जो आपके ऊपर थी एंड NFG जो है ये बनी थी, agreed to give up arms। इन्होंने भैया आर्म्स गिव अप करने के लिए कह दिया। फिर क्या हुआ, 140 मेंबर्स जो हैं इन्होंने इस बात को नहीं माना, उन्होंने इस 1975 वाली चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, जिसको लीड किया जा रहा था मुहिया जी के द्वारा। थिंगुलैंग मुहिया नाम आपने सुना होगा, बहुत बार एडिटोरियल में यूज होता है। उन्होंने यहाँ पे जो उस समय चाइना में थे उन्होंने इस चीज को मानने से मना कर दिया और उन्होंने एक शिलोंग अकॉर्ड को नहीं माना और उन्होंने एक पार्टी फॉर्म करी, आप कह सकते हो, या फिर एक काउंसिल फॉर्म करी जिसका नाम था नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, जिसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, NSCN। कब फॉर्म हुई थी ये? 1980 में। कब हुई थी? 1980 में। मुहिया साहब जो हैं इन्होंने, इनके दो आप कह सकते हो कि स्टेफनी भी थी, एक थे इनके इसाक चीसी सू और दूसरे थे खापलांग। ये दोनों नाम बहुत आपने सुने होंगे, क्यों सुने होंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा, जिनको पता होगा बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्या हुआ कि भैया इनके बीच में स्प्लिट हो गया, इन्होंने अपनी अलग रास्ता पकड़ लिया, इन्होंने अपना अलग रास्ता पकड़ लिया और जो आपकी NSCN थी वो स्प्लिट हो गई NSCN IM मतलब बताओ, और NSCN के मतलब खापलांग, ठीक है। क्लियर हुआ? ये इसक मुहिया वाली नाम से हो गई, ये खापलांग के नाम से हो गई, समझ में आई बात। वायलेंट क्लैश भी हुआ था। इसके बाद NNC ने जो है, NNC की एग्जिस्टेंस जो है समय के साथ खत्म हो गई एंड फिजो की मृत्यु हो गई लंदन में 1991 में। देन NSCN इसक मुहिया वाली जो थी केम टू बी सीन एज द मदर ऑफ ऑल इंसर्जीज इन द रीजन। तो ये मैंने आपको एक बेसिक थोड़ा सा आइडिया दिया है, उसके बाद क्या हुआ आपको समझ में आ ही रहा है। हम बहुत ज्यादा कंटेक्स्ट इसके बारे में, मतलब आप मान के चलो कि हर महीने में 1-2 एडिटोरियल तो आप पढ़ ही लेते हो इनसे रिलेटेड, है ना। तो मुझे लगता है कि आपको बैकग्राउंड की नॉलेज जरूरी थी। कभी अगर बिल्कुल टॉपिक पे आएगा ना मुद्दा, तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन भी करूंगा कि क्या कैसे क्या चीजें जो हैं ये क्रिएट हुई थी, बट काफी कुछ मैंने आपको यहाँ पे इसमें बता दिया है, ठीक है। इसके बाद देखो इस तरीके क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ जाते हैं, तो थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान रखना। एक जेल होती है हेमोस्टेटिक जेल,
इसको गवर्नमेंट जो है ना वो बैन करने वाली थी कि ये जो है फर्स्ट एड बॉक्स में कंपलसरी नहीं करी जाएगी। फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है, मतलब थोड़ा सा पहले आप चलो वो ले लो कंटेक्स्ट। राजस्थान गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से कहा है कि राजस्थान गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हैज ब्रॉट बैक अ ब्लीडिंग कंट्रोलिंग ऑइंटमेंट फेरासाइलम। क्या नाम है इसका? फेराक्राइलम। अब इसका देखो यार मतलब अपन अब इसको नाम तो इस प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकता है, अपने को बात समझनी है। इसका नाम क्या है? फेराक्राइलम, जो फर्स्ट एड किट ऑफ ऑल मोटर व्हीकल्स में रहेगी जो रजिस्टर्ड हुए राजस्थान के अंदर। ये देखो क्या है ना, ये इसको हेमोस्टेटिक जेल भी बोलते हैं, ये इसका नाम है फेरासाइलम, ये तो चलो कंपनी का नाम इन्होंने दे दिया है। वरना ये जो हेमोस्टेटिक जेल होती है ना, ये किस काम के लिए होती है? ये आपके ब्लड को क्लॉटिंग करती है। जैसे ब्लड है ना, जैसे जब आपको कभी चोट लग गई तो आपके खून को जमा देगी, ठीक है। तो अगर यूपीएससी ऐसे पूछ ले कि भैया हेमोस्टेटिक जेल रिसेंटली वाज इन द न्यूज, किस चीज से रिलेटेड है, तो ध्यान रखना, ठीक है, फर्स्ट एड में। या फिर अगर फेरासाइलम जो है वो किस चीज से रिलेटेड है, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बातें हैं। जैसे अगर बात करें तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने जो है ना इशू किया था एक ऑर्डर दिसंबर 18 2019 में, जिसमें उन्होंने कहा था कि फेराक्राइलम का इंसर्शन जो है फर्स्ट एड किट्स में आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन एंड एनालिसिंग वेरियस एक्सपर्ट स्टडीज, ठीक है। क्या कहा था इन्होंने कि फेराक्राइलम को आप फर्स्ट एड किट्स में यूज कर सकते हो, और यहां पे उसी चीज को इंप्लीमेंट कर दिया। आपने को अब इतना ज्यादा नहीं जानना है, मतलब ये तो पूरा न्यूज है बेसिकली, राजस्थान में हुआ, ये हुआ। आपसे अगर यूपीएससी पूछेगी तो सिंपल एक क्वेश्चन पूछेगी, दिस वाज सीन इन द न्यूज रिलेटेड टू क्या, दिस वाज सीन इन द न्यूज रिलेटेड टू क्या, ठीक है। तो ध्यान रखना, हेमोस्टेटिक जेल की एक वेराइटी, इसका नाम क्या है? फेराक्राइलम, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। इसके बाद एक ब्रिक्स मीडिया फोरम पे एक गुहार लगाई गई है पूरे इंटरनेशनल लेवल पे। ब्रिक्स कंट्री भैया पता होनी चाहिए, तुरंत नाम आ जाना चाहिए कौन कौन से, सामने लिखे हुए हैं वैसे तो, पर आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा है कि फेक न्यूज को फाइट करो। किसको फाइट करो? फेक न्यूज को। ब्रिक्स में आती है आपकी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इन्होंने मंडे में इनके 5 नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम ब्रिक्स कंट्रीज मिले थे, जिसमें इन्होंने आपस में गुहार लगाई है इंटरनेशनल मीडिया में कि भैया ये जो फेक न्यूज है इससे लड़ाई करो। तो अपने को इतना बड़ा थोड़ा पढ़ना है, ये कोई काम का नहीं है। अपने को क्या पढ़ना है मेंस के पर्सपेक्टिव से, फेक न्यूज क्या होती है, किस तरीके से इसको स्प्रेड होती है, कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बस खत्म बात। तो फेक न्यूज क्या है? फेक न्यूज इज अ न्यूज स्टोरीज और हॉक्सेस क्रिएटेड टू डेलिबरेटली मिस इन्फॉर्म द डिसीव रीडर्स। देखो बहुत सारे जो हमारे मित्र होते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि हम डेफिनेशन, देखो आंसर जब भी लिखते हो आपको पता होगा कि इंट्रोडक्शन में अगर जो भी टॉपिक पूछा हुआ उसको डिफाइन कर दोगे तो एक इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग के 2-3 लाइन बड़े अच्छा इंपैक्ट दे जाते हैं। तो बहुत सारे मित्र हमारे ये सोचते हैं कि वो वहीं पे बैठ के डेफिनेशन बना लेंगे। अरे भाई इतने बड़े अंग्रेज थोड़ो हैं हम कि भारी भारी टर्म्स लिख के वहां पे अंग्रेजी बना लेंगे। और आप अगर लिख भी दोगे, जैसे फेक न्यूज को आपने अपने लैंग्वेज में लिख भी दिया, मान लिया, तो क्या उसका इंप्रेशन वो होगा जो ये लाइन लिखी हुई है इसका? नहीं होगा ना। तो कहने का मतलब है कुछ चीजों को आप एज इट इज, जैसे कुछ तो आपके ज्योग्राफिकल टर्म्स हो गई, पॉलिटी के टर्म्स हो गए, वो तो चलो एज इट इज याद होने चाहिए। इवन अगर आप इन सबको भी याद कर लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसे ऐसे टर्म्स यूज करोगे, हॉक्सेस, स्टोरीज, डेलिबरेटली, जो कीवर्ड्स हैं, अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो फेक न्यूज इज न्यूज, स्टोरीज और हॉक्सेस क्रिएटेड टू डेलिबरेटली मिस इन्फॉर्म और डिसीव रीडर्स। क्या है फेक न्यूज? समझ में आ गया? वेल डन, ठीक है। Usually these stories are created to either influence people's view, push a political agenda or cause confusion and can often be profitable business. Fake news is not a new phenomena. ये भाई एंशिएंट टाइम से चलता है। आपको बेस्ट एग्जांपल दूं फेक न्यूज का? दूं? चलो मैं लिख रहा हूं, आप लोग खुद समझ जाओगे। याद आया कुछ? महाभारत में एक वाक्य था जब बोला जाता है कि अश्वत्थामा मारा गया, जिसकी वजह से जो द्रोणाचार्य जी जो थे उनको रियलाइज होता है कि उनका बेटा मर गया है, लेकिन वो एक हाथी होता है। तो ये फेक न्यूज आज की नहीं है भैया, बहुत पुरानी समय से है, और उसका जो पर्पस होता है बस सामने वाले बंदे को इन्फ्लुएंस करने का होता है। फेक न्यूज का भी रिसेंट जो एक नया प्रकार देखा जा रहा है ना, वो क्या देखा जा रहा है, उसको आप कह सकते हो कि पाकिस्तान से जैसे मतलब देशों में जो सांप्रदायिकता फैलाने के लिए, देशों में भेदभाव क्रिएट करने के लिए यूज हो रहा है। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक बात आई थी कि इंडिया में जब भी कोई इश्यू होता है मुस्लिम्स के अगेंस्ट में तो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग होता है।
ठीक है, मतलब चाहे गलत फर्जी, हमारे देश के जो मुस्लिम्स हैं उनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ फेक अकाउंट से, इंडियन अकाउंट से ट्विटर पे चीजें ट्रेंड करा दी जाती हैं। बाद में जब अभी गवर्नमेंट ने इसको जांच कराई इसके पीछे, तो पता पड़ा कि ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का काम है। पाकिस्तान की आईएसआई की उस विंग का मुझे नाम बताओ जो टेक्नोलॉजी का काम देखती है, इनका टेक्नोलॉजी का काम संभालती है, मतलब इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम देती है। एक एडिटोरियल भी आया था कुछ समय पहले इससे रिलेटेड, बताना सर्च करके, ठीक है, आईएसआई मत लिख देना। इसके बाद कॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज इन इंडिया, क्या कॉजेज हैं? तो एक तो मीडिया एथिक्स खत्म हो चुकी है भैया, मीडिया एथिक्स के ऊपर हमने कुछ दिन पहले एक एडिटोरियल डिस्कस किया था, आपके एथिक्स के पेपर में काम आ सकता है। तो इरोजन ऑफ मीडिया एथिक्स, मीडिया एथिक्स खत्म हो चुका है। होड़ क्या लगी हुई है? टीआरपी की। लोग खुद से सोचने लग जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल दे दूं मैं आपको, मान लो भैया कोई एक्स बहुत बड़ा एक्टर है एंड उसकी जो वाइफ है वाई वो उससे बड़ी एक्टर है एंड दे मतलब प्रेग्नेंट है, ठीक है, एक्स क्रिकेटर है, वाई जो इनकी है वो एक्ट्रेस हैं एंड शी इज प्रेग्नेंट एंड दे आर एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड। अब मीडिया में क्या होड़ रहेगी ना, सबसे पहले कौन बताए, जो बताएगा उसको सबसे ज्यादा लोग देखेंगे। अपनी भी गलती है, जनता की भी गलती है, हम ऐसी चीजों की तरफ जाके देखते हैं, ध्यान देते हैं। पर अब यहाँ पे क्या होगा, किसी को पता भी नहीं होगा ना, कोई मीडिया चैनल अपने मर्जी से बना देगा, बता देगा कि भैया एक्स को बॉय हुआ है, एक्स को गर्ल हुआ है, ये फलाना नाम रखा है, सलाना नाम रखा हुआ है। इससे क्या होगा, उनको तो टीआरपी मिल गई ना भाई, उनका काम तो हो गया, उनको जो चाहिए वो तो उनको मिल गया, है ना। तो ये जो चीजें हैं ये इंपैक्ट कर सकती हैं लॉन्ग रन में, और इसके वजह से आपको देखने को क्या मिलता है कि मीडिया चैनल्स जो है ना ये आपस में व्यूज के लिए, टीआरपी के लिए अब बहुत ज्यादा आप देख सकते हो कि जो है फेक न्यूज क्रिएट कर देते हैं, फेक न्यूज खबर फैला देते हैं, जो समय के साथ बंद होना चाहिए, ठीक है। एक सेकंड यार, तो मीडिया एथिक्स आपको समझ में आ गया। इसके बाद सोशल मीडिया, ऑफ कोर्स भाई सोशल मीडिया पहले इतना था नहीं, अब क्या होता है कि जैसी कुछ खबर मिली कि नहीं मिली, आपने शेयर कर दिया। मैं आपको ना जाने कितने, मैं अपनी बता रहा हूं, मैं दिन भर फेसबुक में कभी मतलब से तो खोलता नहीं हूं, बट अगर खोल लिया तो देखने को क्या मिलता है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें शेयर कर रखी है। रिसेंटली अभी एक वीडियो ट्रेंडिंग था संदीप माहेश्वरी जी का, उसमें उन्होंने यूट्यूब पे आप सभी जानते होंगे संदीप माहेश्वरी जी को, तो उसमें उन्होंने क्या बोला था कि किसी ने दैनिक भास्कर, उन्होंने सुना था एक कोई प्लेटफॉर्म था दैनिक भास्कर, और इमेज उसने बिल्कुल दैनिक भास्कर की तरह बना रखी थी, और उसने पोस्ट कर दिया कि संदीप माहेश्वरी इज फेसिंग फ्रॉम डिप्रेशन। आप समझ रहे हो, तो ये क्या थी, लोगों ने उसको धड़ाधड़ शेयर कर दिया। अब भैया दैनिक भास्कर की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, उनको क्या डर है, वो तो कुछ भी फेंकना चाहे, कुछ भी लिखना चाहे लिख दें, आप समझ रहे हो। तो ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है सोशल मीडिया में, हमको भी बहुत ध्यान देना है। और मैं तो सबसे ज्यादा फेक न्यूज के लिए जिम्मेदार आपको, मेरे को मानता हूं कि भैया हम लोग जो है चीजों की ऑथेंटिसिटी को चेक नहीं करते हैं। पोलराइजेशन ऑफ द सोसाइटी जो है वो अपने टाइप की पोस्ट भी देखना चाहती है, सोसाइटी जो है विखंडित हो चुकी है, समझ ही रहे होगे बात, है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब जो चीजें होती रहती हैं। लैक ऑफ लेजिस्लेशन, कोई कानून नहीं है भाई फेक न्यूज को खत्म करने के लिए या फिर दंड देने के लिए, लोगों को इससे डर हो। कंफर्मेशन बायस है, स्टडीज काफी हुई है, काफी रिसर्च हुआ, एक चीज सामने आई है कि लोग जो है ना वो सच के पीछे नहीं है, लोग जो हैं सुनना चाहते हैं, उनको वही अच्छा लगता है। जैसे कि मान लो मुझे एमएस धोनी बहुत अच्छा लगता था और किसी को विराट कोहली बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, मुझे एमएस धोनी के बारे में बुरा कोई बोलेगा, चाहे वो सही भी बोल रहा हो, जैसे कोई धोनी के बारे में बोलेगा पूरे आईपीएल में उसने 200 रन भी नहीं बनाए, तो एज ए प्लेयर ही डिडंट परफॉर्म वेल, बट मुझे कोई ये बात बोलेगा ना कि भैया एज है इसकी वजह से नहीं कर रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं बोलूंगा भाई गलत बोल रहा है। कोई ये बोलेगा धोनी जो है बहुत अच्छा खेला, बैटिंग करने का समय नहीं मिला, लास्ट में आया, और रनिंग तो आज भी उतनी तेज है जितनी पहले थी, तो कहां से एजेड हुआ, एज इज जस्ट नॉट ए नंबर, ठीक है, तो मैं ये सुन के खुश हो जाऊंगा। बात समझ रहे हो, मेरा जो पर्सपेक्टिव है मुझे वही सुनने में मजा आएगा। किसी को विराट कोहली पसंद है तो विराट कोहली एक भी आईपीएल नहीं जीता, ये कोई बोलेगा 8 आईपीएल में, तो कोई उसको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जब ये बात सच है भाई कि वो 8 आईपीएल में कैप्टन था, ही डिडंट वॉन अ सिंगल आईपीएल, बड़ी बात है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जिसका जो पर्सपेक्टिव होता है वो सुनना वही चाहता है। एक एग्जांपल दिया है मैंने, आप समझ सकते हो इसको किस तरीके से आपको पर्सपेक्टिव पे लेना है। फिर क्या है, हाउ टू डील विद फेक न्यूज। अब फेक न्यूज को डील कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले भैया एक कानून बना दो अच्छा खासा, है ना, आप बता सकते हो। रिबटल क्या होता है, वैसे तो देखो एक टर्म है रिबटल, रिमूवल ऑफ द फेक न्यूज, आप ऐसे याद कर लो, एंड एजुकेटिंग द पीपल, सिंपल 3 चीजें याद कर लो, अपने आंसर्स में लिख देना, रिबटल,
रिमूविंग एंड एजुकेटिंग द पीपल। 3 तो ये बात लिख ही सकते हो। रिबटल मतलब आज की डेट में देखना, आप इंस्टाग्राम नाम पे कभी कुछ पोस्ट करो गलत, तो अपने आप इंस्टाग्राम उस पोस्ट को डिलीट कर देता है, बोलता है कि ये जो है फेक इंफॉर्मेशन है। तो ये चीजें होती हैं, रिमूव हो जानी चाहिए फेक न्यूज। जैसे ही ट्रेस हो, जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स इनको जिम्मेदार ठहराओ, अगर कोई गलत चीज भाई पोस्ट हो रही है तो आप डिलीट करो, आप उसकी जिम्मेदारी उठाओ। एजुकेट करो लोगों को कि भैया ऐसी चीजें शेयर मत करो, पर ये बड़ा मुश्किल है ना, पढ़े लिखे लोग ज्यादा करते हैं सब काम। इसके बाद ठीक है, इसमें देखो एक प्रॉब्लम और आती है, लोग जो हैं वो कहते हैं कि मतलब लोगों के पोस्ट को चेक किया जाए कि कौन फॉरवर्ड कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। देन वी ऑल्सो हैव अ राइट टू प्रिवेसी। भैया मैंने किसी को कोई मैसेज किया तो दिस इज माई राइट टू प्रिवेसी, आप कौन होते उसको चेक करने वाले? तो ये भी एक प्रॉब्लम है, इसके भी काफी क्रिटिसिज्म होता है। बट ठीक है यार, मतलब हर चीज के अपने 1-2 पहलू होते हैं, और अगर देश में ये सब चीजें खत्म करनी है तो थोड़ा बहुत तो लॉ को ऊपर नीचे करके चलना ही पड़ेगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये एक आर्टिकल आया है, यूपीज कन्वर्जन ऑर्डिनेंस चैलेंज सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। ये देखो, मैंने आपको ऑलरेडी जिस दिन कन्वर्जन वाला लॉ पढ़ाया था ना एडिटोरियल में, उसमें मैंने पूरा केस भी डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट के किस वर्डिक्ट में ये बात कही गई थी, वही यहाँ पे लिखा हुआ, और उतने डिटेल में भी नहीं लिखा जितना हमने उस समय डिस्कस कर लिया था। इसीलिए कहता हूँ रेगुलर देखा करो, ठीक है, इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद इंडिया टू सरपास 350 मिलियन 5G कनेक्शंस बाय 2026। एक रिपोर्ट आई है स्वेडिश टेलीकॉम इक्विपमेंट मेकर इरिक्सन की। इरिक्सन के पहले फोन आते थे, आपको याद होगा। तो उन्होंने ये कहा है भैया कि भारत में ऐसा हो जाएगा। ये सब चीजें आप जो है आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो इन रिपोर्ट्स को। कहीं बाय द वे 5G से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, इंटरनेट के यूज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, तो उसमें आप इस रिपोर्ट का जब कोट कर दोगे, नंबर अच्छे आ जाएंगे, आधे एक नंबर बढ़ जाएंगे। एंड यू नो हाउ मच इंपॉर्टेंट हाफ एंड 1 नंबर इन यूपीएससी। इससे तो भैया 10-10, 15-15, 20-20, हजार रैंक पिछड़ जाती है, ठीक है। चलिए लेट्स डिस्कस यस्टरडेज एडिटोरियल। और मैंने आपसे जो कल पूछा था फीडबैक्स, तो मेरे जितने भी मित्र थे सभी ने अच्छा ही बोला। उन्होंने यही बोला कि एक दिन पहले वाला सर जो आप करते हैं सही है। और देखो मेरा काम है आपको पढ़ाना, तो मेरा हमेशा गाइडेंस करने का तरीका जो है वो सही रखने की मैं कोशिश करता हूँ। और इसीलिए मेरा ये है कि मैं आपको जो है ना आत्मनिर्भर बनाऊं। जैसे मोदी जी आत्मनिर्भर बोलते हैं ना, ऐसे आप लोग भी क्या बनो, आत्मनिर्भर। अगर मैं आपको पहले ही दिन एडिटोरियल पढ़ा दूंगा ना, मैं लिख के दे रहा हूं आप लोगों को, एडिटोरियल तुरंत समझ में आ जाएंगे पढ़ोगे जैसे ही। फिर आपको एक बात रियलाइज ही नहीं होगी कि एडिटोरियल समझना जो है ना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। जब भी कोई यूपीएससी की जर्नी शुरू करता है ना, स्टार्टिंग के 2 से 2.5 महीने ना आपको एडिटोरियल समझने की कला ही सीखने में लग जाते हैं। मतलब बहुत बहुत कम केसेस ऐसे होते होंगे जो पहले दिन से सारे एडिटोरियल समझने लग जाए। समझ रहे हो? क्योंकि एडिटोरियल जो लिखे होते हैं ना, एक तो इस तरीके से लिखे होता है, लैंग्वेज बहुत कठिन होती है। दूसरा कि इसको जानने के लिए आपको पास्ट पता होना चाहिए, प्रेजेंट पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग पहले खुद से ट्राई करें, फिर कुछ ना करें, बस पढ़ लें, खत्म। बाकी कल तो मैं आपको आज और एडिटोरियल डिस्कस करूंगा ही, तो उसके नोट्स आप वहां से बना लीजिएगा। चलिए, तो ये भैया हमारे कल के एडिटोरियल्स थे जिसमें हमको ये डिस्कस करना है। ये वाला आप लोग खुद से पढ़ लेना, और एक ये डिस्कस करना है, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है नीचे वाला, हमने उस तरीके का एडिटोरियल डिस्कस किया हुआ था, इसलिए कह रहा हूं खुद से पढ़ लेना हो, ठीक है। चलिए, तो पहला एग्रीमेंट है द पेरिस पहला एडिटोरियल है द पेरिस एग्रीमेंट इज नो पैनिक किया। और ये जीएस पेपर 3 से आप इसको रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल जो है ना बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, और हमारे लिए एक आई ओपनिंग आर्टिकल है। क्या लिखा हुआ है देखना। अभी देखो विभिन्न एक्सपर्ट्स पूरे वर्ल्ड के जो हैं बड़े खुश हो रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप चले गए हैं, बाइडेन साहब आ गए हैं, और बाइडेन साहब के आने से अब क्या होगा कि पेरिस क्लाइमेट जो एग्रीमेंट है वापस आ जाएगा यूएस। उसके वजह से पूरे वर्ल्ड में जो क्लाइमेट चेंज है उससे फाइट करना बहुत आसान हो जाएगा। क्लाइमेट में जो प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी वो खत्म हो जाएंगी। तो यहाँ पे राइटर जो है टीपी श्रीनिवासन साहब, ये इस बात को एकदम खारिज करते हैं कि ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? बड़े फैक्चुअल बात इन्होंने यहाँ पे लिखी है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है कि काफी सारे विभिन्न एक्सपर्ट से मानते हैं कि ट्रंप साहब के जाने के बाद बाइडेन साहब जब आएंगे तो पेरिस क्लाइमेट की जो इशू थी वो जो क्लाइमेट चेंज की इशू है वो सॉल्व हो जाएगी। बट ऐसा संभव नहीं है, ऐसा यहाँ पे राइटर बोलते हैं। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं कि जो पेरिस एग्रीमेंट है ना, ये 2 प्रिंसिपल पे टिका हुआ है, ठीक है। द पेरिस एग्रीमेंट डीम्ड एज द पैनिकिया फॉर ऑल इन्वायरमेंट इल्स व्हेन द ट्रूथ इज दैट इट इज अ रिपुडिएशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द पॉल्यूटर मस्ट पे।
मतलब देखो क्या लिखा हुआ है कि जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है ना, मतलब राइटर यहाँ बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है ना, वो अपने आप में सक्षम है ही नहीं पूरे वर्ल्ड से क्लाइमेट चेंज को लड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि कोशिश क्या करी गई थी पेरिस क्लाइमेट चेंज के अंदर कि इसको दो प्रिंसिपल्स पर रखा जाए, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पॉल्यूटर मस्ट पे। ये क्या होता है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज? इसका मतलब ये कि देखो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो तो आज डेवलप कर रहे हैं, बट जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो बहुत पहले से डेवलप कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत पहले से बहुत ज्यादा कार्बन इमिशन किया होगा। तो यहाँ पे इस प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ज्यादा उत्तरदायी अपने आप को माने पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए, और वो आगे आए, वो ज्यादा फंडिंग करें, वो ज्यादा टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करें डेवलपिंग कंट्रीज को, एसेट्रा एसेट्रा। बट अभी रिसेंट टाइम्स में आप क्या देखते हो कि इस प्रिंसिपल को लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कह रहे हैं कि भैया हम भी उतना कर रहे हैं और डेवलपिंग कंट्रीज भी उतना पॉल्यूशन कर रही है, तो हम अपने आप को ज्यादा उत्तरदायी क्यों माने, हम ज्यादा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्यों रहे। यही डोनाल्ड ट्रंप का भी कहना था। इसके बाद दूसरा जो प्रिंसिपल है जिसपे क्लाइमेट चेंज को लड़ने की शुरुआत करी गई थी स्टार्टिंग में, वो करी गई थी पॉल्यूटर मस्ट पे, कि भैया जो पॉल्यूशन कर रहा है ना वो सबसे जो ज्यादा पॉल्यूशन करेगा वो ज्यादा पे करेगा। ये बात यहां पे दोनों करी गई थी। बट आज की डेट में ये दोनों ही चीज फॉलो नहीं हो रही है। राइटर ने इसको बेसिक से स्टार्टिंग से दिखाया है, पूरा बैकग्राउंड दिखाया किस तरीके से क्लाइमेट चेंज के लिए अलग अलग एग्रीमेंट हुए हैं। तो हम भी इसको देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो क्या हुआ था, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972 में और एक हुई थी रियो कॉन्फ्रेंस 1992 में। राइटर यहां पे बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए सबसे अच्छा जो पीरियड था ना, जब विभिन्न ग्लोबल लीडर्स जो हैं सीरियस थे, वो यही था 1972 से लेके 1992 के बीच में। 1992 में नहीं, 1972 में इंदिरा गांधी जी की एक स्पीच है, बहुत फेमस है वो स्पीच। उसमें इंदिरा गांधी जी ने क्या बोला था कि पॉवर्टी एज द वर्स्ट पॉल्यूटर रिवर्बरेटेड इन मैनी कॉन्फ्रेंसेस हॉल्स। मतलब ये था, इंदिरा गांधी जी ने बोला था कि जो गरीबी है ना, ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है पॉल्यूशन बढ़ने का, और ये डेवलपिंग कंट्रीज के सपोर्ट में इन्होंने कहा था। इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि भाई देखो जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे गरीबी ज्यादा है, इसके वजह से वहां पे पॉल्यूशन ज्यादा होगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि डेवलपिंग कंट्रीज भी इक्वल ही उसके लिए उत्तरदायी ठहराए जाएं जितने की डेवलप्ड कंट्रीज हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, ज्यादा गरीबी। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज के सपोर्ट में इनका स्टेटमेंट था, और उसके बाद विभिन्न जगहों पे इस बात को एक्सेप्ट भी किया गया और डेवलपिंग कंट्रीज को लेवरेजेस भी दी गई अगेंस्ट द डेवलप्ड कंट्रीज इन फाइटिंग क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, रियो में आपका हुआ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCC। ठीक है, इसमें क्या किया गया, इसमें यह बात हुई कि भैया जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें जिससे कि वो पॉल्यूशन कम करें, कार्बन इमिशन करने में फाइट कर सकें। जो कि भाई सिंपल सी बात है, डेवलपिंग कंट्रीज तभी तो डेवलपिंग है जब उनके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है जो डेवलप्ड कंट्रीज के पास है। तो ये सारी बातें यहाँ पे करी गई। लेकिन कुछ समय के बाद जो डेवलप्ड कंट्रीज थे वो उसी पैमाने पे आ गए। उन्होंने कहा भैया हम क्यों ज्यादा दें, हम क्यों ज्यादा पैसा खर्च करें, यही करेंगे ना, ये भी तो कर रहे हैं, हम सब बराबर हैं। तो 1995 तक आते आते बर्लिन कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, इसमें भैया सारे कंट्रीज फिर से पुराने वाले मामले पे आके इकट्ठा हो गए कि भैया हम सब बराबर हैं, हमारी थोड़ा गलती है कि आपने पहले डेवलप नहीं किया। आपने क्यों नहीं किया पहले डेवलप, आपको पहले डेवलप करना चाहिए था। तो इसके वजह से यहां पे 1995 में फिर से पुरानी वाली बात आके खड़ी हो गई। इसके बाद क्या हुआ, एक क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ था। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल के बाद क्या हुआ, यहां पे कोपेनहेगन अकॉर्ड हुआ 2009 में। क्या हुआ, कोपेनहेगन अकॉर्ड। इसमें क्या हुआ, इसमें यह बात सामने आई, द बेसिक टर्म्स ऑफ द कोपेनहेगन अकॉर्ड were brokered directly by a handful of key countries leaders including US, China, India, Brazil on the final day of the conference। ठीक है, इसके अंदर देखो क्या बातें सामने आई, इसके अंदर बातें आपकी ये सामने आई कि कोई भी कंट्री जो है ना वो ज्यादा पे नहीं करेगी। डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, डेवलप कंट्रीज जो हैं, सभी लोग इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं और सभी लोग इक्वली ही अपना फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन फाइटिंग क्लाइमेट चेंज। उसके बाद इसमें यह भी कहा गया कि जिसकी जो धारणा हो, जिसकी जो कहते हैं ना वो
कि जिसकी जो श्रद्धा हो उतने रुपए खर्च करे। तो यहाँ पे ये बात आ गई कि भाई जो जिसका जितना श्रद्धा हो वो उस तरीके से प्रयास करे क्लाइमेट चेंज को खत्म करने के लिए, और कोई बहुत ज्यादा ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको इतना करना है, आपको इतना करना है। ठीक है, ये बात कहां पे सामने आ गई? कोपेनहेगन अकॉर्ड के अंदर, जो कब हुआ था? 2009 में। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर आपका आया 2015 में पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट कुछ नहीं था, कोपेनहेगन अकॉर्ड को इन्होंने उठा के फिर से आगे बढ़ा दिया। पेरिस एग्रीमेंट में भी भाई कोई कंपल्शन नहीं है कंट्रीज के ऊपर, समझ लो इस बात को। यहां भी श्रद्धा के ऊपर छोड़ा हुआ है, जिसकी जो श्रद्धा हो उतना वो करे। और डेवलप्ड कंट्रीज से कहा गया है कि आप मदद करो, लेकिन कोई कंपल्शन नहीं दिया हुआ है, कोई पनिशमेंट नहीं लगाई गई है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिली। इसके बाद अब राइटर बोलते हैं कि भैया जो पेरिस एग्रीमेंट है वो प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो मैंने आपको बताया था, इसका मतलब क्या है? इसके प्रिंसिपल को हटा देता है, क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट के अंदर ऐसा तो कुछ है ही नहीं ना कि अगर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज की मदद नहीं करेंगे, ज्यादा फंड नहीं देंगे तो उनको कुछ पनिशमेंट मिलेगी, कुछ नहीं है। तो मतलब ये वाला प्रिंसिपल भी चला गया है ना, और पॉल्यूटर मस्ट पे वाला भी चला गया कि भैया जो ज्यादा पॉल्यूट करेगा वो भी जाएगा। यहाँ तो श्रद्धा पे छोड़ दिया गया सारी चीजें। इसके बाद देखो यहाँ पे राइटर बोलते हैं कि जो लोगों का मतलब जो काफी सारे रिपोर्ट्स हैं, काफी सारे रिसर्चेज हैं, उसका ऐसा मानना है कि अगर जो है टेम्परेचर हमारे वर्ल्ड में कम होगा, जो देखो आज की डेट में क्या लिखा हुआ है, देखो इधर, फर्दर टेम्परेचर राइज, टेम्परेचर अगर राइज होता है इवन ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस, इट मे रिजल्ट इन कैटास्ट्रोफिक एंड इरिवर्सिबल चेंजेस at 1.5%, 70 to 90% of coral reefs across the world would die। ठीक है, और अगर ये तो 1.5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज पे है, अगर कहीं 2 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो कोई भी नहीं बचेगा। आप समझ रहे हो, ये सारी बातें यहाँ पे करी गई हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद देखो यहाँ पे लास्ट में बातें लिखी हुई हैं कि कुछ टेक्नोलॉजी के जो बड़े भक्त लोग हैं, जो टेक्नोलॉजी की बहुत तारीफ करते रहते हैं, वो ये भी कहते थे कि भैया कुछ समय बाद पूरा वर्ल्ड जो है क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए कोई टेक्नोलॉजी क्रिएट कर लेगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, परेशान मत हो, मस्त धड़ल्ले से जो नेचर है उसका एक्सप्लोइटेशन करते रहो। बट फिर आईपीसीसी की एक रिपोर्ट आई थी, इसमें इन्होंने इसको कैंसिल कर दिया, इस बात को, तथ्य को खारिज कर दिया कि भैया कोई भी टेक्नोलॉजी क्लाइमेट चेंज को नहीं बचा सकती है, आप खुद बचा सकते हैं इन चीजों को फॉलो करके। तो ये सारी बातें यहाँ पे करी गई, और इन दी एंड आपको इन सबसे एक बात समझ में आती होगी कि जो पेरिस एग्रीमेंट है वो सिर्फ एक, आप कह सकते हो, मृग तृष्णा है, एक मिराज है, क्योंकि इसमें जो बातें हैं वो वही कही गई हैं कि भैया जिसकी जो श्रद्धा हो उतना वो कर दे। लास्ट में इसमें कंक्लूजन में राइटर ने एक बात और लिखी थी, वो ये लिखी थी कि देखो जो जॉय बिडेन साहब हैं, इन्होंने यहाँ तक ये भी कह दिया है कि मेरे कार्यकाल में आप सबसे ज्यादा सीरियसनेस देखेंगे अभी तक यूएस के सारे प्रेसिडेंट के अंदर, जो क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए करेंगे। तो राइटर यहाँ पे एक ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा से बात करते हैं कि भैया जॉय बिडेन साहब जो हैं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, और वो और कंट्रीज को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिलाएंगे, और क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए कुछ कदम उठाए जाएंगे उनके द्वारा। ठीक है, दैट्स इट, दिस इज आवर आर्टिकल। दूसरा आर्टिकल जो है वो है रीपिंग द व्हिरलविंड। ये आर्टिकल जो है ये फार्मर प्रोटेस्ट जो पूरे इंडिया में अभी चल रहा है, बेसिकली दिल्ली में अभी जो एक लंबा चौड़ा बवाल आया हुआ है उसी के ऊपर है। चलिए इसको देखते हैं। फार्मर्स के देखो जो बिल आए थे, फार्म्स बिल जो आए थे, मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर रखा है, आई थिंक आपके दिमाग में भी होगा, हमें जल्दी से एक बार रिवीजन करा देता हूं। पहले 3 बिल थे। दूसरा क्या था? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट करना। तीसरा क्या था? इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 को थोड़े से प्रिंसिपल्स को डाइल्यूट करना। पहला क्या था? बेसिकली पहले का मतलब ये था कि अभी जो किसान है वो आरटीओ को एपीएमसी मंडीज में फसल बेचते हैं। होता क्या था कि भैया मान लो किसी एपीएमसी मंडी में 3 आड़तियां हैं, तीनों आड़तियां ने आपस में गुटबाजी करके फिक्स कर लिया कि भैया फलाने फसल को हम इससे ज्यादा रुपए में नहीं खरीदेंगे, भले वो फसल बाहर इतने में बिक रही हो। तो किसानों को मजबूरी में वो फसल उतने रुपए में बेचनी पड़ जाती थी। तो सरकार ने कहा कि भैया तुम चाहो तो एपीएमसी मंडी में बेचो, या तुम चाहो तो प्राइवेट मंडी में भी बेच सकते हो। तो ये किसानों का भला करने की कोशिश सरकार के द्वारा करी गई थी। देखा जाए तो फार्म बिल्स में देखो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि सारे ही लॉज जो हैं वो किसानों के अगेंस्ट में नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। वो कहीं ना कहीं किसानों के सपोर्ट में है। कुछ चीजें जो किसानों की जो मतलब आप कह सकते हो कि डिमांड्स हैं या जो उनको डर है वो बिल्कुल जायज है। जैसे कि एक एमएसपी का है, किसान ये कह रहे हैं कि भैया ठीक है आपने हमसे कहा कि प्राइवेट जगहों पे बेच सकते हो चलेगा,
लेकिन कल को अगर हम प्राइवेट जगह उस पर बेचने लग गए और धीरे धीरे एपीएमसी इरिलेवेंट हो जाएगी, तो आप एपीएमसी को हटा दोगे। जब आप एपीएमसी मंडी को हटा दोगे और प्राइवेट जगहों पे बेचोगे, तो कल को प्राइवेट वालों ने भी एक कार्टेल बना लिया, तब क्या? और फिर कल को जब फसल के दाम कम हो जाएंगे, तब हमें एमएसपी प्राइवेट वाले थोड़ो देंगे, वो तो एपीएमसी मंडी देती थी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तब हम क्या करेंगे? तो ये सारी किसान की जो डिमांड है, तो अब इससे बचने का, या फिर जो राइटर है वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, राइटर ये बोल रहे हैं कि बीच का रास्ता निकालो। क्या निकालो? बीच का रास्ता। व्हाट इज बीच का रास्ता? आप बिल के अंदर एमएसपी को लीगलाइज कर दो। ये कर दो कि भैया अगर प्राइवेट ट्रेडर भी खरीदेगा तो वो इतने रुपए से कम में नहीं खरीद सकता। दिस इज अ लॉ। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज अ लॉ। एज ए लॉ की तरह इसमें डाल दो कि भैया कहीं भी कोई फसल बिकेगी, सरकार ने जो निर्धारित कर दिया है एमएसपी, उससे कम में नहीं खरीद सकती। किसानों का एक डर खत्म हो जाएगा। किसानों को एक और डर है, जैसे बिहार का एग्जांपल ले लो। बिहार में क्या है कि ये वाला सिस्टम एप्लीकेबल हो चुका है, तो वहां पे क्या देखने को मिल रहा है कि जैसे कार्टेल एपीएमसी में बनता था ना, वही कार्टेल प्राइवेट ट्रेडर्स ने भी बना लिया है। तो भैया वो भी एक्सप्लॉइटेशंस कर रहे हैं, वो भी खूब एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। कम से कम एपीएमसी मंडी वाले एक्सप्लॉइट करते थे, लेकिन वो सरकारी होता था, किसानों को डर नहीं होता था, टेंशन नहीं होती थी। यहाँ तो प्राइवेट ट्रेडर से धोखाधड़ी कर लें, मक्कारी कर लें, तब। फिर किसानों को एक और प्रॉब्लम है। किसानों को प्रॉब्लम है इस बिल, एक इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 आया था सरकार के द्वारा। सरकार ने इस बिल के अंदर ये किया था कि जो किसानों को फ्री में इलेक्ट्रिसिटी मिलती है ना, वो ना मिले, बंद कर दी जाए। आप कहोगे ऐसा क्यों कर दिया सरकार ने? तो इसके पीछे एक रीजनिंग जो है बहुत सही थी। वो ये थी कि देखना, आप जब गांव में जाओगे या फिर आप लोग खुद गांव से बिलोंग करते होगे, आप इस चीज को फील करना कि ये जो बिल है ना, और सॉरी, जो इलेक्ट्रिसिटी जो फ्री हो रही है ना किसानों के लिए, इसे मोस्टली वो किसान यूज करते हैं जो काफी अमीर होते हैं। अमीर मतलब वो किसान ऐसे होते हैं कि वो किसान खेती खुद नहीं करते, किसी और से करवाते हैं और किसान कहलाते हैं। मतलब आप समझ रहे हो? तो जो पावरफुल लोग हैं ना, उन्हीं को इसका फायदा हो रहा है। जो गरीब किसान है उसको इसका फायदा नहीं हो रहा था। तो सरकार ने यहाँ पे इस बिल को इसलिए लाया था। बट सरकार ने ये कहा कि अगर चलो ठीक है, स्टेट्स को किसानों को सब्सिडी देनी है, मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्री में देनी है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करे, किसानों को सब्सिडी दे दे। देखो क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी जो फ्री होती थी स्टेट गवर्नमेंट ही बियर करता था ना, तो भैया आप क्या करो, किसानों को बिल आने दो। इलेक्ट्रिसिटी का बिल 500 रुपया आया, 500 रुपया आप पे कर दो, सारी टेंशन खत्म, है ना? तो ये चीज यहाँ पे सरकार ने सजेस्ट करी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक था। इसके बाद किसानों का है कि भैया स्टबल बर्निंग पे फाइन जो लगाया हुआ है वो हटा दो। हम स्टबल बर्निंग करने मजा थोड़ा आता है, मजबूरी है, ये किसानों का तर्क है। तो अब भाई देखो, दोनों ही बातें हैं। आप एडिटोरियल में ये भी डिस्कस करते हो कि सरकार पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं कर रही है, आप सरकार को उस पर भी क्वेश्चन करते हो। फिर दूसरी तरफ आप ये भी क्वेश्चन करते हो कि भैया स्टबल बर्निंग पे फाइन मत लगाओ। अब स्टबल को जो बर्न करेगा उसी पे तो फाइन लगेगा ना। तो इसका देखो सॉल्यूशन क्या है कि जो वो आपके उस डिवाइस का नाम बताओ जो मैंने आपको बताया था, जिससे स्टबल को खत्म किया जाता है, जल्दी बताना, बता रखा है मैंने, ठीक है? उसको आप मुहैया कराओ किसानों को सस्ते दामों में या फिर फ्री में, जिससे किसानों को स्टबल बर्निंग ही ना करनी पड़े, वो टेंशन फ्री हो जाए कि फाइन देने की दिक्कत ही नहीं। जब ये रहेगा तो हम उससे भैया स्टबल को खत्म कर देंगे। यहाँ पे राइटर जो सबसे बड़ी बात कहते हैं ना, वो ये कहते हैं कि भैया जो लॉज लाए गए थे ठीक है, अच्छे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, कुछ चीजें चेंज करके इसको इंप्लीमेंट करवाया जा सकता था। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जो सबसे बड़ी गलती हो गई वो हो गई ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस ये हो गया कि इन्होंने बड़े बड़े किसान के जो संघ हैं उनसे वार्तालाप करके इस बिल को नहीं लाया, उनसे कम्युनिकेट करके इस बिल को नहीं लाया। अगर वो इनको कम्युनिकेट करके इस बिल को लेके आते तो क्या पता यहाँ पे इस तरीके का बवाल देखने को नहीं मिलता। तो दिस इज आवर आर्टिकल गाइज। आप समझ गए होंगे मेरे इस आर्टिकल का सार जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। लेट्स रिवाइज वंस जो भी आज हमने पढ़ा, ठीक है? आज अच्छे आर्टिकल्स आए थे हिंदू में, एडिटोरियल्स के अलावा जो न्यूज आई थी आज ठीक थी। हिंदू में वैसे आजकल ठीक ठीक चीजें वापस आनी शुरू हो चुकी हैं, तो इन्होंने हमारी पुकार सुन ली है। चलिए, क्रॉस बॉर्डर टेरर बिगेस्ट चैलेंज फॉर एससीओ, वेंकैया जी ने बोला। फिर ट्रांसजेंडर प्रिजनर्स के राइट्स की बात देखी हमने। फिर हमने देखा कि नागालैंड के अंदर जो सेपरेट फ्लैग्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड हो रही है, मना कर दी गई है। थोड़ा सा हमने इतिहास भी जान लिया नागालैंड का, है ना? फिर हमने हेमोस्टैटिक जेल के बारे में देखा और उसकी जो स्पेसिफिक वैरायटी है जिसका नाम क्या है, फेरिसिलम, उसके बारे में देखा। फिर हमने ब्रिक्स मीडिया फोरम में फेक न्यूज का जो बात उठी थी उसी से रिलेटेड हमने एक मेंस का आंसर ही डिस्कस कर लिया काइंड ऑफ, है ना? फिर हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे यूपी का कन्वर्जन वाला जो
लॉ है वो किस तरीके सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को चैलेंज करेगा वो देखा। आप कहोगे सर देखा तो है नहीं भाई, ये मैंने बहुत अच्छे से एडिटोरियल में डिस्कस किया हुआ, जो डेली देखते हैं दोस्त उनको पता है किस केस की बात हो रही है। इसके बाद हमने एक डेटा देखा जिसको हम मेंस में यूज कर सकते हैं। तो दैट्स इट गाइस, दिस इज आवर सेशन। एडिटोरियल्स हमने 2 देखे थे, है ना। एडिटोरियल्स हमने एक देखा पेरिस एग्रीमेंट वाला, जिसमें हमने भैया काफी अच्छे अच्छी पॉइंट डिस्कस किए, थोड़ा सा बैकग्राउंड जाना, एंड हमने फिर ये फार्मर्स वाला जो इशू था इसको डिस्कस किया। लास्ट में गाइज अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, जाइए सब्सक्रिप्शन लीजिए। इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड MPS, ठीक है। आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो टेक केयर गाइज, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और कोशिश मेरी अब थोड़ा जल्दी डालने की रहती है वीडियो, बट देन आई टोल्ड यू कि भाई अपने हाथों में चीज़ें नहीं है, वीडियो बना के मैं तो दे देता हूँ टेक्निकल टीम को, व्हेनेवर दे विल अपलोड आपको मिलेगी। लेकिन आज मेरी बात हो रही है तो प्रोबेबली 9 बजे से पहले पहले आपको डेली वीडियोस मिलने लग जाएंगी। टेक केयर गाइज, जय हिंद जय भारत, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, पढ़ाई करते रहो, अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो, एंड बाय। जय हिंद जय भारत।